Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, as you know कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है and we are doing the revision. So आज के रिविजन में हम चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे. Some of the main topics of this chapter we will discuss here. Okay. So कुछ important questions and इस चैप्टर्स के जो important टॉपिक है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज. So the chapter name is Human Geography. Okay. बेटा 11th क्लास में आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी जिसमें आपने फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था. लेकिन 12th क्लास में हम जो बुक पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इसमें हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं सारे. ओके. सो फर्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन ज्योग्राफी. सो व्हाई देयर इज अ नीड टू रीड अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किन एस्पेक्ट्स को रीड करते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. क्योंकि जब हम ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट हुई थी तो फिजिकल फीचर्स के लिए था कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ को डिस्क्राइब करना इज द ज्योग्राफी. सो उसके बाद में जब फिजिकल ज्योग्राफी में डिफरेंट एस्पेक्ट को हम पढ़ते हैं, लैंड के बारे में, क्लाइमेट, टेम्परेचर, अर्थ सरफेस, ये सारे जब एस्पेक्ट्स हमने रीड करे तो उनका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पर भी पड़ता है. जितने भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पर भी पड़ता है. सो इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी का रिलेशन है ह्यूमन बीइंग से, इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी किया जाता है. ओके. जैसे ह्यूमन सेटलमेंट है, कहीं पर आपने ह्यूमन सेटलमेंट स्टैब्लिश करनी है तो वहां पर हम देखेंगे कि क्लाइमेट कैसा है. आपको रहने के लिए जाना है, आप कहीं पर अपना घर बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्लाइमेट देखेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी देखेंगे या रिलीफ फीचर देखेंगे. वो प्लेन एरिया, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर द फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स का आपस में रिलेशन है, इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी रीड करते हैं. ओके. सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. क्या था ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और इसी का एक ऑपोजिट था ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव सोसाइटी, जो आदि मानव था वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड था. कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था. नेचर को वो एज ए मदर फॉलो करता था. अफ्रेड, नेचर से डरता था. नेचुरल क्लैमिटी है, फ्लड है या स्ट्रॉम आ गया तो नेचर से वो डरता था. ओके. एंड दिस इज अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी. ये नेसेसिटी की स्टेज थी. जो प्रिमिटिव मैन है वो फॉरेस्ट को तभी काटेगा जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, जब उसको बर्न करना है उन्हें, क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं कि डिफरेंट चीजें बनाने के लिए उसे फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ नेसेसिटी की जब जरूरत है तभी उसने नेचर का यूज किया है. ओके. सो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में प्रिमिटिव सोसाइटी में हम पहले की बात करें, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था. ठीक है. लिसन टू द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग रहता था. ओके. अफ्रेड ऑफ नेचर से डरता था एंड वर्शिप, पूजा भी नेचर की ही करता था. आप ट्राइबल पीपल्स को देखेंगे वो अभी भी नेचर की वर्शिप करते हैं. ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं वो, फॉरेस्ट में. मदर नेचर, नेचर को एज अ मदर वो ट्रीट करता था कि उसकी नेचर है वो उसकी मदर है. खाने के लिए जो फ्रूट्स हैं या रहने के लिए जो रेजिडेंस है वो किसने प्रोवाइड करा इन्हें, नेचर ने. ओके. स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी ये, जब जरूरत होगी तभी नेचर का यूज किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड द नेचुरल एनवायरमेंटलिज्म. इसे नेचुरल एनवायरमेंटलिज्म कहा जाता है एंड डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है. ठीक है. तो निश्चयवाद हिंदी में इसे कहा जाता है. ओके. एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म इसे कहा जाता है. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को हम क्या वर्ड देते हैं, दैट इज डिटरमिनिज्म, निश्चयवाद. सो जब ये टर्म आए इट मीन्स क्या पूछा जा रहा है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि नेचर ज्यादा पावरफुल है ह्यूमन बीइंग से, डिटरमिनिज्म में. ओके. सेकेंड टर्म है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. क्योंकि धीरे धीरे टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन बीइंग चेंज हो गया, उसने नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े. ये स्टेट ऑफ फ्रीडम बन गई, फ्रीडम की स्टेट बन गई
कि ह्यूमन बीइंग है वो फ्री है, वो कैसे भी यूज कर सकता है नेचर को। सो स्टेट ऑफ फ्रीडम, टेक्निकल डेवलपमेंट हुए, स्टेट ऑफ फ्रीडम इसे कहा गया, इसे स्टेट ऑफ नेसेसिटी कहा गया था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ, नेचर को चेंज करने के लिए सबसे पहले नेचर्स के लॉ हैं उनको समझा गया। ओके, जैसे फ्रिक्शन करेंगे तो हम फायर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, दो पत्थर है उनको आपस में हम फ्रिक्शन करके उनमें जनरेट करी जा सकती है। या डीएनए की जब स्टडी करी गई, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डीएनए होता है उसकी स्टडी से हमें पता चला कि हम हाउ टू क्योर द डिसीज, डिफरेंट टाइप की जो डिसीज है या हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और कैसे फाइट कर सकते हैं डिसीज से। एंड एरोडायनेमिक्स मीन्स अगर हमें एरोप्लेन है उनको फ्लाई करना है तो एरोडायनेमिक्स की एयर है वो किस तरह से, एयर में कोई चीज है उसको हम कैसे फ्लाई कर पाएंगे, ये सारे जो प्रोसेस है, मतलब नेचर के बारे में सबसे पहले जानेंगे उसके बाद में नेचर को चेंज करेंगे। नेचर्स के लॉ को सबसे पहले समझा गया, टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ एंड इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी। इसे स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी कहा गया कि अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है तो हम हमारे लिए कोई भी काम करना पॉसिबल है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉसिबिलिज्म, संभववाद कहा जाता है इसे हिंदी में। ओके, संभववाद मतलब मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, वो एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो कुछ भी कर सकता है। बट एक जो लिंक है ह्यूमन बीइंग एंड नेचर के बीच में, दैट इज द टेक्नोलॉजी। वो अपनी टेक्नोलॉजी से को यूज करके फिर नेचर को चेंज कर रहा है। ओके, यहाँ पर वो बाउंड नहीं है नेचर को फॉलो करने के लिए एंड नेचर को अपने अकॉर्डिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, अगर हम नेचर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, बट उनको यहाँ पर इग्नोर करा गया और इसे पॉसिबिलिज्म कहा गया। दैट इज डिटर्मिनिज्म एंड दैट इज पॉसिबिलिज्म। सो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, दो कंसर्न हमारे सामने, दो कंसर्न हमने पढ़े, दैट इज डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। सो डिटर्मिनिज्म में पूरी तरह से नेचर है वो रूल कर रही है ह्यूमन बीइंग पर, नेचर ज्यादा पावरफुल है, जबकि पॉसिबिलिज्म में जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। बट दैट इज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को तो उसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है कि लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। सो उसके लिए ग्रिफिन टेलर थे, उन्होंने एक मिड पाथ दिया कि ना ही आप पॉसिबिलिज्म करिए ना ही आप डिटर्मिनिज्म करिए, आप जिस पाथ को फॉलो करेंगे दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है नव निश्चयवाद। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो भी इसे बोला जाता है। सो ये मिड पाथ है, इसमें क्या कहा गया, ग्रिफिन टेलर ने कहा कि ना ही आप नेचर को एक्सप्लॉइट करिए ना ही नेचर को पूरी तरह से लिसन करिए, थोड़ा सा टेक्निकल डेवलपमेंट करिए, उसके बाद आप स्टॉप हो जाइए। जैसे हमने फॉरेस्ट को काटा, उसके बाद हम कुछ साल रुक गए जिससे कि जो ट्री नए हमने लगाए उनकी ग्रोथ हो गई, उसके बाद में हमने फिर ट्रीज को काटा, इससे क्या होगा, उनको रिन्यू होने का टाइम मिल जाएगा। ओके, सो आपका जो रेड लाइट का कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप एंड गो का, दैट इज रेड स्टॉप, एम्बर दैट इज रेडी, एंड जो ग्रीन लाइट होती है दैट इज गो। तो इस तरह से आपको मिड पाथ था कि स्टॉप होकर के फिर आपने एम्बर, मिड पाथ था कि आप पहले स्टॉप हो जाइए, उसके बाद में आप थोड़ा सा पॉज करिए एंड उसके बाद में यू विल गो। ओके, सो दिस इज द नियो डिटर्मिनिज्म। तो इस चैप्टर में जो तीन टर्म है दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नियो डिटर्मिनिज्म, दीज थ्री टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों पर एक क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप। ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे डेवलप्ड हुई, मीन्स कौन कौन से स्टेजेस हैं उनमें ह्यूमन ज्योग्राफी में चेंजेस आया। सो सबसे पहले अर्लियर कॉलोनियल पीरियड, अर्लियर कॉलोनियल पीरियड था, उसमें ज्योग्राफी को डिस्क्राइब अर्थ एज अ होल, पूरी मतलब कोशिश क्या करी गई, टू डिस्क्राइब अर्थ, अर्थ के बारे में पता लगाया गया, कहां पर कॉन्टिनेंट्स है, कहां पर सी है, या अर्थ पर कहां पर फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर जो बेस था वो अर्थ था कि अर्थ के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं।
अर्थ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, आफ्टर द प्री कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस होने लगा। पहले हम अर्थ को एज अ होल पढ़ रहे हैं, लेकिन अब रीजनल पर्टिकुलर जो रीजन्स थे उनकी स्टडी होने लगी कि ओके, जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं उनकी स्टडी करने लगे कि हम एक साथ में अर्थ को स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा एंड जो डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। ओके, 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन एक टर्म थी। एरियल डिफरेंशिएशन मीन्स कि किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या यूनिकनेस है, तो जो यूनिकनेस है उसको आइडेंटिफाई करा गया कि पर्टिकुलर, सपोज करिए कि अगर हम झारखंड एंड बिहार का पार्ट लेते हैं, वहां पर मिनरल्स मिलते हैं, तो ये वहां की यूनिकनेस है। एरियल डिफरेंशिएशन है, उसमें यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करा गया कि क्या यहाँ की स्पेशलिटी है। ओके, 1950s एंड 60s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स साइंटिफिक स्टडी गई जो रीजन्स है कि यहाँ पर इतने मिनरल्स क्यों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो बेस था वो रीजन ही था। ओके, यहाँ पर हमने रीजनल एनालिसिस मीन्स हम डिवाइड करके और फिर रीजन की स्टडी करेंगे। उसके बाद में 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन था, उसमें भी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी यूनिकनेस है। एंड 1950s एंड 60s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में भी कि उस पर्टिकुलर रीजन में ये जो स्पेशलिटी है, ये जो यूनिकनेस है वो क्यों है, ये स्टडी करा गया। तो यानी कि अब तक हम जो ज्योग्राफी को रीड करते हुए आ रहे हैं, एज अ लिटरेचर हमने पढ़ा, लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं अभी तक। ओके, लेकिन आफ्टर 1974 ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया गया ह्यूमन ज्योग्राफी में, कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर कंसंट्रेशन ना करके ह्यूमन बींग्स की तरफ भी मूव करना चाहिए एंड डिफरेंट एस्पेक्ट जिनसे ह्यूमन वेलफेयर होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग की एजुकेशन के बारे में पढ़ना, या हेल्थ के लिए उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, या मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी हम कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट की, पॉपुलेशन की, माइग्रेशन की, ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हम सब पढ़ रहे हैं। दैट आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये सारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। एंड यहाँ पर रेडिकल थॉट्स को फॉलो किया गया। आफ्टर 1974 रेडिकल थॉट्स आए कि जो मार्क्स के आइडिया थे कि जो कैपिटल है वो इंडस्ट्रीज के पास ना होकर के और स्टेट की होनी चाहिए, पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट, सोसाइटी के सभी ह्यूमन बींग्स हैं उनको प्रॉफिट हो उससे। ओके, सो रेडिकल थॉट्स आए एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। एंड यहाँ पर जो अप्रोच थी वो कौन सी थी? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका डेवलपमेंट या उसकी नीड क्यों हुई, तो उसमें आपने यही बताना है कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में अर्थ को एज अ होल डिस्क्राइब करा जाता था। उसके बाद में पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस हुआ। 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस, एंड 1950s एंड 60s में भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करी गई। बट आफ्टर 1974 ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ और ज्योग्राफी में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसको फॉलो किया गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गो थ्रू विद योर एनसीईआरटी चैप्टर। पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद में आपको नोटबुक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपने राइट कर रखे हैं एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा, आप सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, सो रिवाइज चैप्टर फर्स्ट ऑफ बुक फर्स्ट, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली। बेस्ट ऑफ लक।